हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में हृदय की क्रियाविधि के बारे में। हमने पिछली क्लास में हृदय की क्रियाविधि पढ़ी थी और क्रियाविधि में हमने देखा था कि हृदय होता है उसमें नियमित एवं लयबद्ध संकुचन और शीतलन होता है, जिसके फलस्वरूप हृदय की क्रियाविधि संपन्न होती है। हृदय होता है एक पेशीय पंप की भांति कार्य करता है। उसमें दो चरण होते हैं, पहला हृदय स्पंदन या दूसरा हृदय चक्र, हार्ट बीट और दूसरा कार्डियक साइकिल। ये दो आपको मुख्य चरण ध्यान रखना है। और उसमें हमने पहला चक्र हृदय स्पंदन पढ़ लिया था और उसमें हमने देखा था कि हृदय होता है वो पेशीय हृदय होता है मनुष्य के अंदर, पेशी जनित होता है, स्वजनित, इसमें विद्रुवित होकर के क्रिया विभव उत्पन्न होता है। और वह किससे उत्पन्न होता है? ऐसे नोड से। ऐसे नोड से जो क्रिया विभव उत्पन्न होगा उस ऐसे नोड से अंतर आलिंदी पर होते हैं, अंतर परसंधि तंतु होते हैं, उनके माध्यम से या अंतर परसंधि तंतु के माध्यम से आगे जाते हैं। वो किस में जाएंगे? एवी नोड में जाते हैं। एवी नोड से यह जो क्रिया विभव होंगे वो किस में जाते हैं? पुरकिंजे तंतु, हिंज के बंडल एवं पुरकिंजे तंतु में। हिंज के बंडल एवं किस में जाता है? पुरकिंजे तंतु में जाता है। और पुरकिंजे तंतु और हिंज के बंडल होंगे वो नीले की भित्ति में फैल जाते हैं और जैसे नीले में संकुचन होता है ऐसे नोड से आलिंदों में भी पहुंचता है, जैसे आलिंदों में संकुचन होता है। तो ये सारी क्रियाविधियां हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमें आज की क्लास है उसमें हमें क्या पढ़ना है? तो आपको हृदय चक्र पढ़ना है। और इस पूरी प्रक्रिया हृदय स्पंदन किसे कहेंगे? तो आपको क्या जानना है? हृदय में जो लयबद्ध संकुचन और शीतलन होता है उसे हम हृदय स्पंदन कहा जाता है। नियमित और लयबद्ध रूप से जो भी संकुचन होगा उसे हम हृदय स्पंदन कहेंगे। और एक हृदय स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर के और दूसरे हृदय स्पंदन के प्रारंभ होने के बीच के घटनाक्रमों को हम क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहा जाता है, एक हृदय चक्र कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान देंगे? एक स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर, एक स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के बीच, अगले स्पंदन के प्रारंभ होने के बीच के समय को होने के बीच में संपूर्ण हृदय में होने वाली घटनाओं के क्रम को हम क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? हृदय चक्र के बारे में। यानी एक स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर के अगले स्पंदन के प्रारंभ होने के बीच के समय में संपूर्ण हृदय में होने वाली घटनाओं के क्रम को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, हृदय चक्र कहा जाता है। बीच के समय में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसे हम किस नाम से जाना जाता है? हृदय चक्र के नाम से जाना जाता है। और हृदय चक्र की जो क्रियाविधि होती है उस क्रियाविधि में टोटल समय लगता है वो कितना लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो इस प्रकार से एक हृदय चक्र पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार के जो क्रियाविधि होती है उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि महाधमनियों में, आलिंदों में, नीलियों में दाब में परिवर्तन होता है तथा आप इस समय देखेंगे कि आलिंद होते हैं, उन आलिंदों के साथ साथ नीले हैं उनके आयतन में भी परिवर्तन होता है। तो पहला आप महाशिराओं में, आलिंदों एवं नीलियों में दाब में परिवर्तन, नीलियों के आयतन में परिवर्तन, आलिंदों एवं नीलियों का भरना एवं रक्त होना, ये सारी क्रियाविधियाँ होती हैं वह किसके अंतर्गत शामिल होती हैं? हृदय चक्र के दौरान होती हैं। तो एक हृदय चक्र होगा उसमें कुछ घटनाएं होती हैं, मुख्य रूप से आप ध्यान देंगे तो ऊर्ध्व महाशिरा, पश्चिम महाशिरा में और धमनियों में जो दाब होता है उसमें परिवर्तन होता है। आलिंदों में और नीलों के भरना और खाली होना, इन्हें संकुचित होना और शिथिलित होना तथा आपको ध्यान रखना इनके आयतन में परिवर्तन होना, ये सारी घटनाएं मिलकर के और क्या कहलाएगी? एक हृदय चक्र कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है हृदय चक्र के बारे में। और एक हृदय चक्र पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। आप आसानी से निकाल भी सकते हैं कि जो है हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। इनका भाग देके निकालोगे तो आपको हृदय के जो है वो आपको
दर पता मालूम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब हृदय चक्र की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? तो पहली घटना होगी वह आलिंदों का अनुशीतलन होता है, और आलिंदों का अनुशीतलन होता है उसमें समय कितना लगता है? 0.7 सेकंड का समय लगता है। तो पहली घटना होगी उसमें आलिंदों का क्या होगा? अनुशीतलन होगा, और आलिंदों के अनुशीतलन में कितना समय लगता है? 0.7 सेकंड का समय लगता है। दूसरा आप ध्यान देंगे आलिंदों में क्या होगा? प्रकुंचन होगा, और आलिंदों के प्रकुंचन में केवल कितना समय लगता है? 0.1 सेकंड का समय लगता है। तो सेकंड स्टेप हो जाएगा आलिंदों का प्रकुंचन, जिसमें 0.1 सेकंड का समय लगता है। थर्ड स्टेप होगा जिसके अंदर आप ध्यान देंगे नीलों का प्रकुंचन होगा, और नीलों के प्रकुंचन में 0.3 सेकंड का समय लगता है, तथा नीलों के अनुशीतलन में समय लगता है वो 0.5 सेकंड का समय लगता है। तो इस प्रकार से हृदय चक्र होता है, उसमें निम्न 4 घटनाएं होती हैं जिनके माध्यम से हृदय चक्र की क्रियाविधि पूर्ण होती हैं। पहली आलिंदों का अनुशीतलन, जिसमें कितना समय लगता है? 0.7 सेकंड का। दूसरा आलिंदों का प्रकुंचन, और आलिंदों के प्रकुंचन में कितना समय लगता है? 0.1 सेकंड का समय लगता है। नीलों के प्रकुंचन में 0.3 सेकंड का, और नीलों के अनुशीतलन में 0.5 सेकंड का समय लगता है। देखो ध्यान ये रखना आपको कि आंकड़े आपको याद हो जाते हैं, कंफ्यूज हो तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? प्रकुंचन में हमेशा समय क्या लगेगा? कम लगेगा बजाय अनुशीतलन के। तो आपको ऐसा करके भी याद रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? हृदय की घटनाएं कौन कौन सी होती है। अब सबसे पहली घटना हम पढ़ेंगे वो कौन सी, ध्यान रखनी है आपको? आलिंदों का अनुशीतलन। आलिंदों का अनुशीतलन यानी हृदय चक्र होगा, उसमें 2 मुख्य घटनाएं होती हैं, एक तो अनुशीतलन होगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी? प्रकुंचन। पहली आपको ध्यान, आलिंदों में क्या होगा? अनुशीतलन, यानी एट्रिया में डायस्टोल की प्रक्रिया होती है, अनुशीतलन की प्रक्रिया होगी। अनुशीतलन की प्रक्रिया होती है, उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है, उस प्रारंभिक अवस्था में द्विवलनी एवं त्रिवलनी, ध्यान दें, द्विवलनी एवं त्रिवलनी कपाट होते हैं, दोनों कपाट क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि आलिंदों के अनुशीतलन की प्रारंभिक अवस्था में द्विवलनी एवं त्रिवलनी कपाट होते हैं, वह कपाट बंद होते हैं। इस समय ध्यान दें, ये कपाट बंद होंगे, इस समय ऊर्ध्व महाश्रा एवं पश्च महाश्रा से दाएं आलिंद में रुधिर लाया जाता है, तथा 2 जोड़ी फफूसीय शिराएं होती हैं, बाईं एक जोड़ी और एक जोड़ी दाईं फफूसी शिरा, उनके माध्यम से रुधिर है वह किस में लाया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है इस जो है वो आपको ध्यान रखना है बाएं आलिंद के अंदर रुधिर को लाया जाता है। तो बाएं आलिंद के अंदर धीरे धीरे रुधिर आएगा, और जबकि आप ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ऊर्ध्व महाश्रा और पश्च महाश्रा होती है उससे रुधिर को है वो रुधिर किस में लाया जाता है? तो उससे रुधिर होगा वह रुधिर दाएं आलिंद में लाया जाता है। तो आलिंद के अनुशीतलन की प्रारंभिक अवस्था में द्विवलनी एवं त्रिवलनी एवं द्विवलनी कपाट बंद होते हैं। इस समय फेफड़ों में रुधिर को भरा जाता है, फेफड़ों में रुधिर प्रवेश करता है। ऊर्ध्व महाश्रा एवं पश्च महाश्रा से दाएं आलिंद में रुधिर भरा जाता है, जबकि जो 2 जोड़ी यानी 2 बाईं फफूसी शिरा और 2 दाईं फफूसी शिरा, 2 जोड़ी फफूसी शिरा उनके माध्यम से बाएं आलिंद के अंदर रुधिर को भरा जाता है। अब धीरे धीरे रुधिर लगातार क्या होता है? आता रहता है, और जैसे जैसे रुधिर आता रहता है और यहाँ पर द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट है, कपाट क्या है? बंद है। इस प्रकार की परिस्थिति में रुधिर का दाब क्या होगा? यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट बंद होने के कारण से जो रुधिर का दाब है वो लगातार बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आता है कि इस रुधिर का दाब होता है वो नीलों के अंदर दाब से अधिक हो जाता है। इन नीलों के अंदर के दाब से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, और नीलों के दाब से अधिक होने के कारण से द्विवलनी एवं त्रिवलनी कपाट होते हैं, कपाट खुल जाते हैं, और द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट खुलने के कारण से निष्क्रिय रूप से 75% रुधिर नीलों से कहाँ आ जाता है? तो आपको आलिंदों से नीलों में आ जाता है। तो इस समय आलिंदों से 75% रुधिर निष्क्रिय रूप से किस में आ जाता है? नीलों के अंदर भर जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है वो कितना लगता है? 0.7 सेकंड का समय लगता है। एक बार वापस से सुन लीजिए, आलिंदों में अनुशीतलन। आलिंदों के अनुशीतलन की प्रारंभिक अवस्था में द्विवलनी एवं त्रिवलनी कपाट बंद होते हैं, तथा रुधिर लगातार आलिंदों के अंदर प्रवेश करता है। इसमें ऊर्ध्व महाश्रा एवं पश्च महाश्रा से
दाएं आलिंद के अंदर रुधिर प्रवेश करता है, जबकि 2 जोड़ी फफूसी सिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद के अंदर रुधिर प्रवेश करता है। रुधिर के लगातार प्रवेश करने के कारण से इनका दाब लगातार बढ़ता जाता है आलिंदों में, और आलिंदों में दाब लगातार बढ़ने के कारण से एक स्थिति ऐसी आती है कि आलिंदों के अंदर का दाब निलियों से अधिक हो जाता है, जिसके कारण से द्विवलनी एवं त्रिवलनी कपाट होते हैं, ये कपाट खुल जाते हैं, जिसके कारण से निष्क्रिय रूप से 75% रुधिर है वो किसमें भर जाता है, निलियों में भर जाता है। इस प्रकार से ये पहला चरण क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में दूसरा चरण स्टार्ट होगा, और दूसरा चरण कौन सा है, आलिंदों का प्रकुंचन है। आलिंदों के प्रकुंचन में कितना समय लगता है, 0.1 सेकंड का। अब क्या हुआ, 75% रुधिर पहले से आ गया, तो आप ध्यान देंगे आलिंदों के प्रकुंचन से पहले ही 75% रुधिर आ जाता है। अब आलिंदों में प्रकुंचन प्रारंभ होता है, यानी यहाँ से क्रिया विभव उत्पन्न होता है ऐसे नोड से, और ऐसे नोड से जो क्रिया विभव उत्पन्न होगा वह क्रिया विभव किसमें प्रवेश करेगा, यहाँ आपको ध्यान रखना, ये जो है दाएं आलिंद में और ये बाएं आलिंद की भित्ति में प्रवेश करेगा, जिसके कारण से आलिंदों में क्या होगा, संकुचन होगा, प्रकुंचन होगा। और आलिंदों में प्रकुंचन होता है, जिसके फलस्वरूप शेष 25% रुधिर है वह भी किस में आ जाता है, तो निलियों में भर जाता है। शेष 25% रुधिर भी किस में भर जाएगा, जब निलियों में आलिंदों में प्रकुंचन होगा तो शेष 25% रुधिर वो भी निलियों के अंदर भर जाता है। तो सेकंड स्टेप क्या ध्यान रखना, आलिंदों का प्रकुंचन। आलिंदों के प्रकुंचन में आपको ध्यान रखना है कि आलिंदों के द्विवलनी त्रिवलनी कपाट खुलने से 75% निले होते हैं वो पहले ही भर जाते हैं, फिर आलिंदों में प्रकुंचन होने के फलस्वरूप शेष 25% रुधिर है वो भी किस में आ जाता है, निलियों में आ जाता है। अब आलिंद क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, और निले होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो ये दूसरा चरण कंप्लीट हो जाता है, और उसमें समय लगता है वो 0.1 सेकेंड का समय लगता है। अब उसके बाद में तीसरा चरण प्रारंभ होगा, निलियों का प्रकुंचन, और निलियों के प्रकुंचन में कितना समय लगता है, 0.3 सेकंड का समय लगता है। अब जैसे ही रुधिर भर गया तो रुधिर भरने के बाद में यहाँ से जो क्रिया विभव उत्पन्न हुआ ऐसे नोड से कहाँ जाएगा, एवी नोड में। कौन से नोड में, एवी नोड में, और एवी नोड में जाता है, एवी नोड में क्रिया विभव उत्पन्न होगा ये इस प्रकार से अंतर परसंधि तंतुओं से, और उससे आप ध्यान देंगे क्रिया विभव किसमें चला जाएगा, निलियों की भित्ति में इस प्रकार से प्रवेश कर देगा, जिससे निलियों में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना निलियों में भी क्या होगा, प्रकुंचन प्रेरित हो जाते हैं, जिससे निलियों में प्रकुंचन होता है। और निलय प्रकुंचित होते हैं, तो निलय प्रकुंचित होने के कारण से ध्यान दीजिए, अब जैसे ही निलय प्रकुंचित होते हैं तो निलय प्रकुंचित हो गए, तो मैंने आपको बताया था कि निलय होते हैं उनकी भित्ति के अंदर यहाँ पर पेशियाँ उपस्थित, जिसे हम क्या कहते हैं, पेपिलरी पेशियाँ कहते हैं। क्या कहेंगे, पेपिलरी पेशियाँ कहा जाता है। और पेपिलरी पेशियाँ ऊपर से रसों से जुड़ी हुई रहती है, यानी रसों से जुड़ी हुई, रसों को हमने क्या कहा था, कंडरीय रज्जु कहा जाता है। आप देखो यहाँ पर पेपिलरी पेशियाँ जैसे संकुच होगी, ढीली होगी, जैसे कंडरीय रज्जु ढीले होंगे, और इसके कारण से कपाट है वो खींचे हुए तने हुए नीचे की ओर थे, वापस कहाँ चला जाएंगे, ऊपर की ओर, यानी द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट इस समय क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे निलियों में प्रकुंचन, निलियों में प्रकुंचन प्रारंभ होने के फलस्वरूप द्विवलनी एवं त्रिवलनी कपाट होते हैं वह बंद हो जाते हैं, और द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट बंद होने और लगातार संकुचन होने के कारण से निलियों के अंदर दाब का मान फपूसीय धमनियों एवं महाधमनी की तुलना में अधिक हो जाता है। फपूसीय धमनी, और ये धमनी कौन सी है, महाधमनी है। इस महाधमनी और फपूसीय धमनी से इन निलियों के अंदर दाब है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है, और जिसके कारण से जो है वो अर्धचंद्राकार कपाट होंगे, ये दोनों अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, और अर्धचंद्राकार कपाट खुलने के कारण से रुधिर को दाब के साथ में शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है। दाएं आलिंद से रुधिर है वो बाईं फपूसीय धमनी के माध्यम से और दाईं फपूसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाएगा, जबकि आपको ध्यान रखना है जो बायां निले होता है उस बाएं निले से रुधिर होगा वह महाधमनी में, और महाधमनी से शरीर के पश्च महाधमनी, अग्र महाधमनी, इस प्रकार से जत्रुक महाधमनी, सभी महाधमनियों की सहायता से शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी, उसे हम निलियों का प्रकुंचन कहा जाता है। और निलियों के प्रकुंचन में केवल कितना समय लगता है, 0.3 सेकंड का समय लगता है। एक बार वापस से सुन लीजिए, निलियों का प्रकुंचन। निलियों के प्रकुंचन आपको दिन का कब प्रारंभ होगा, तो आपको दिन का संपूर्ण रुधिर निलियों में भरने के बाद में निलियों में प्रकुंचन प्रारंभ होता है। निलियों में प्रकुंचन होने के कारण से निलिय है उसमें आपको जानता है प्रकुंचन होने से त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं, और लगातार प्रकुंचन होने से दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने के कारण से एक स्थिति ऐसी होगी कि निलियों के अंदर दाब है वह फपूसीय धमनी
चाप एवं महाधमनी चाप होता है उसकी तुलना में बढ़ जाता है, जिसके कारण से अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे और अर्धचंद्राकार कपाट खुलने से रुधिर है वो किसमें प्रवेश कर जाएगा, महाधमनी में एवं फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें प्रवेश कर जाता है, जिसकी सहायता से रुधिर है वह शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह आपको दिन का तीसरा चरण हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, निलयों का प्रकुंचन। चौथा चरण जान दीजिए, निलयों का अनुशीतलन। निलयों में प्रकुंचन होने के बाद में निलय अनुशीतलित या विश्राम अवस्था में आ जाते हैं। इन निलयों में प्रकुंचन हुआ उसके बाद वापस क्या हो जाएंगे, विश्राम अवस्था में, और निलयों की विश्राम अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, निलयों का अनुशीतलन कहा जाता है। तो निलयों की विश्राम अवस्था को हम क्या कहते हैं, निलयों का अनुशीतलन कहा जाता है। और निलयों में अनुशीतलन होने के फलस्वरूप जो आपको धन का अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से निलयों में अनुशीतलन होने के फलस्वरूप अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से रुधिर है वह महाधमनी एवं फुफ्फुसीय धमनी से पुनः निलयों के अंदर या फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर पाता है। अब उसके बाद में, अब जैसे ही ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो पुनः अब आपको द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट खुल जाएंगे और वापस से रुधिर इसमें भर जाएगा, और ये प्रक्रिया इस प्रकार से वापस लगातार चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक हृदय चक्र के नाम से जाना जाता है, कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। इस पूरी कार्डियक साइकिल्स होती हैं, उस पूरी कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है, एक कार्डियक साइकिल पूर्ण होने में तो आपको धन का 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब एक दो पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। एक आपके सामने होता है हृदय धमनियाँ एवं एक वर्ड आता है आपके सामने स्पंद। हृदय धमनियाँ एवं स्पंद के बारे में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हृदय धमनियाँ एवं स्पंद के बारे में। देखो ध्यान दें कि जब आपको ध्यान रखना है आलिंदों के अंदर प्रकुंचन होगा तो आलिंदों में प्रकुंचन होने से संपूर्ण रुधिर निलयों में भर जाता है, और निलयों में भरने के बाद में जब निलयों के अंदर प्रकुंचन होगा उस समय दाब बढ़ने के कारण से द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट बंद हो जाते हैं। यानी आपको धन का आलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं। द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट किसके मध्य, आलिंद निलय कपाट के मध्य आलिंद निलय कपाट होते हैं, वो बंद होते हैं, और आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं उस समय एक ध्वनि सुनाई देती है, और उस ध्वनि को प्रथम हृदय ध्वनि कहा जाता है। उस ध्वनि को हम क्या कहेंगे, प्रथम हृदय ध्वनि कहा जाता है, या इस प्रथम हृदय ध्वनि को हम किस नाम से जाना जाता है, लब के नाम से जाना जाता है। तो आलिंद एवं निलय है वह कपाट क्या होंगे, बंद होंगे, और बंद होने के समय प्रथम हृदय ध्वनि लब सुनाई देती है। तो इस प्रकार से प्रथम हृदय ध्वनि सुनाई देगी, और कौन सी सुनाई देगी, लब की ध्वनि सुनाई देती है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, कब बंद होते हैं, निलय जब अनुशीतलित अवस्था में होते हैं, तो अर्धचंद्राकार कपाट होंगे। यह कपाट जब बंद होते हैं उस समय ध्वनि सुनाई देती है, जिसे हम द्वितीय हृदय ध्वनि या क्या कहेंगे, द्वितीय हृदय ध्वनि कहा जाता है, या द्वितीय हृदय ध्वनि होगी, उस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, डब के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से लब एवं डब की आवाज़ सुनाई हमें देती है। तो ये दो हृदय ध्वनियाँ होती है, वह हृदय के संकुचन एवं शीतलन के समय दिखाई देती है। यानी हृदय ध्वनियाँ कब सुनाई देगी, जब अब द्विवल्नी एवं त्रिवल्नी कपाट अर्थात आलिंद निलय कपाट बंद होते हैं उस समय प्रथम हृदय ध्वनि सुनाई देती है, जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं उस समय द्वितीय हृदय ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया होती है, उसे हृदय की ध्वनियाँ कहा जाता है। एक और वर्ड आपका क्लियर होता है, हृदय ध्वनियाँ। अब एक वर्ड आपके सामने आता है स्पंद के बारे में। स्पंद किसे कहा जाता है, तो जब निलयों से दाब के साथ में रुधिर को पंप किया जाता है। अब निलय जैसे संकुचित होंगे, दाब के साथ में रुधिर को पंप किया जाता है, और दाब के साथ में जब रुधिर पंप किया जाता है तो जो धमनियाँ होगी उस धमनियों की जो अंदर की वाहिका होती है, वाहिका में दाब बढ़ेगा, जिसके कारण से ये फूल जाती हैं, और वाहिका के फूलने के कारण से बढ़ जाएगा इनका आयतन, और जैसे ही निलय अनुशीतलित होते हैं तो दाब कम हो जाएगा और ये वापस से सामान्य अवस्था में आ जाती हैं। इस कारण से जो धमनियाँ होती हैं उन धमनियों के अंदर एक निश्चित अंतराल में हमें इस प्रकार की जो है वो आपको देखता है लयबद्ध रूप से क्या होता है, एक बार फूलते हैं और एक बार वापस सामान्य अवस्था में आते हैं, और इस प्रकार से लयबद्ध रूप से फूलने एवं विश्रांति अवस्था में आने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पंद के नाम से जाना जाता है। तो स्पंद की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जब हम यहाँ पर धमनियों के ऊपर, ये ऊपर की ओर दिखाई दे रही है हरे रंग की, है तो क्या सिरा है, नीचे की ओर दिखाई दे रही है धमनियाँ हैं, और इन धमनियों पर आप
ऐसे हाथ डालते हैं तो उसमें आपको महसूस हो जाता है कि एक बार इनमें क्या होता है तो आपको फुलाव और एक बार क्या होगा वापस सामान्य अवस्था में आती है। इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको देखता है कलाई की धमनी पर हाथ रख करके भी आप महसूस कर सकते हैं धमनियों के अंदर इस प्रकार की स्पंद की प्रक्रिया देखी जाती है, फूलने और संकुचित होने की प्रक्रिया देखी जाती है। यहाँ भी आप हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं। यहाँ पार्श्व में इस प्रकार से हाथ लगाओगे तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आता है कि धमनियाँ होती है उनके अंदर क्या होगा, तो आपको एक बार स्पंद होता है, ये एक बार फूलती है वापस विश्रांति अवस्था में आती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्पंद कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार आपको धड़कन करता है। तो इस प्रकार से हम हृदय 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार स्पंदन करता है। और हृदय होगा उसमें एक बार में जो हृदय जब एक बार इसमें स्पंदन होता है, हृदय के अंदर संकुचन होता है, तो यहाँ से नीलों से 70 मिलीलीटर रुधिर है वो पंप किया जाता है। यानी एक बार में कितने मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर रुधिर होगा, उस रुधिर को पंप किया जाता है। और इस प्रकार से 70 मिलीलीटर रुधिर है उसको हम क्या करते हैं कि हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट, उससे गुणा करके और प्रति मिनट हृदय से निकलने वाले रुधिर की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। और ये मात्रा हम ज्ञात करेंगे तो उसकी मात्रा लगभग हमें कितनी प्राप्त होती है, 5 लीटर प्राप्त होती है प्रति मिनट। 1 मिनट में 5 लीटर रुधिर होता है हृदय से निष्कासित होता है, ये हमें प्राप्त होता है, जिसे हम हृदय निकास के नाम से जाना जाता है। तो ये हृदय निकास के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। फिर उसके तो ये था हमारा एक टॉपिक हृदय चक्र के बारे में। अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।